नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का दोबारा से अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी का रोशनी का त्यौहार, उमंगों का त्यौहार, दियों का त्यौहार बहुत ही अच्छे से बीता होगा। आपको पुनः शुभकामनाएं। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ वो टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई सारे यूजी और पीजी के सिलेबस में इस टॉपिक को डाला गया है। साथ में यूपीएससी के सिलेबस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक करिए और दूसरों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का इस वीडियो यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हमारा टॉपिक है। पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सब टॉपिक्स विच आई कवर्ड अंडर दिस वीडियो। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। उसके बाद हम समझेंगे कि सेज एंड वर्ल्ड में सेज का क्या कंडीशन है, किस किस कंट्री में सेज ऑलमोस्ट स्टार्ट हुए और कहाँ कहाँ इसे डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। और थोड़ा सा हम उसके हिस्ट्री को भी देखेंगे कि किस तरह से सेज कब कब ओपन हुआ और थोड़े सिर्फ हल्का सा ही इसको जानना ज़रूरी है हमें। और फिर हम हिस्ट्री ऑफ सेज इन इंडिया देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से सेज की शुरुआत हुई और पहले हम इसे EPZ नाम से बुलाते थे पर कब ये सेज बना। फिर हम थोड़ा से कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। उसमें देखेंगे कि इंडिया एंड चाइना का कंपैरिजन, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना मॉडल को अडॉप्ट किया है, सेज में चाइना मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो वो हमें जानना ज़रूरी है कि क्या एडॉप्शन का तरीका है और किस तरह से इंडिया और चाइना के सेज में डिफरेंसेस है। ठीक है। फिर उसके बाद से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया में हैं उनमें मेनली जो 7 मेजर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको हम देखेंगे। फिर सेज के अप्रूवल का क्या मैकेनिज़्म है, सेज अप्रूवल मैकेनिज़्म, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेज, सेज की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द सेज, सेज के क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सेज एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सेज ऑन पीपल, ऑन एनवायरनमेंट, ऑन बिजनेस, ये सारा हम देखेंगे। और करंट नॉलेज को थोड़ा देखेंगे कि करंट में क्या चेंजेस आए, मतलब 2019 में 2018 में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं और कहाँ कहाँ सेज ओपन हुआ है। और फिर हम उसमें एक चीज़ और देखेंगे कि करंट में कितने सेज चल रहे हैं और कितने सेज को अप्रूवल मिला है, कितने सेज रन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद से सोर्सेस को हम देखेंगे। तो चलिए आज अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस इंडेक्स को हमें समझना ज़रूरी था। तो पहला टॉपिक है कंसेप्ट, क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए ये टॉपिक यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि चूँकि हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक के अंदर ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इवन यूपीएससी के सिलेबस में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो अपने आप ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जानना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। नाम से ही आपको लग रहा है स्पेशल मतलब कुछ विशिष्ट, विशेष, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और जोन मतलब एक क्षेत्र, मतलब कि किसी एक क्षेत्र के अंदर जब कुछ विशिष्ट तरह की आर्थिक गतिविधियां हों तो ऐसे क्षेत्र को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। तो जब आप सेज को डिफाइन करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफिक लोकेशन, कि एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में कोई चीज़ अगर है तो वो हम ज्योग्राफिक लोकेशन से कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन वेयर
आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पर एक आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट हो। आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पहले आइडियल का मतलब आप समझ जाइए कि आइडियल मतलब कि सारी विशेषताओं से भरा हुआ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक आइडियल आईएएस ऑफिसर की क्या क्वालिटी है। तो आइडियल ऑफिसर जो होता है, आईएएस ऑफिसर जो होता है, वो एकदम करप्शन फ्री होना चाहिए। वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो कंट्रोलिंग पावर है उससे वो इतर रह करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग काम करे, और जो सर्विस है सोसाइटी के लिए उसको वो पूरी तरह से दे सके। तो इस तरह से आइडियल कंसेप्ट आता है। ज़रूरी नहीं है कि आइडियल जो है वो सही रूप से सही भी हो, मतलब चरितार्थ भी हो। जैसे एक थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आइडियल बहू की एग्जांपल दिया जाता है कि आइडियल बहू जो होती है वो कैसी होती है, तो सुंदर हो, काम करने में भी बहुत तेज हो, सारे घर के सभी लोगों को प्रसन्न रख सके। इस तरह से हम आइडियल का एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस जगह पे मौजूद हों, ठीक है। किस लिए? वर्किंग एनवायरनमेंट को दुरुस्त करने के लिए, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वर्ल्ड क्लास मतलब कि हर, जैसे जापान में, चाइना में, अमेरिका में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन में और जर्मनी में, फ्रांस में, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारे ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पे मौजूद हों। तो अब समझिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या हुआ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर अ ज्योग्राफिक लोकेशन विद इन अ कंट्री, मतलब किसी भी विशेष देश के अंतर्गत एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र विच रिप्रेजेंट एन आइडियल इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट? वर्किंग इन्वायरमेंट विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मतलब एक ऐसा देश के अंदर एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उपलब्ध हो, आइडियल वर्किंग इन्वायरमेंट उपलब्ध हो, उसे हम सेज के नाम से बुलाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से बुलाते हैं। विथ नो टैक्सेस और ड्यूटीज, डोंट फॉरगेट दीज वर्ड, कि उस जगह पे किसी भी तरह का टैक्स, किसी भी तरह की ड्यूटीज इम्पोज्ड नहीं की जाती है। किस पे नहीं की जाती? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं। इम्पोर्ट मतलब बाहर की कोई चीज़ अपने देश में लाना, और एक्सपोर्ट मतलब अपनी कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट को बाहर ले जाना। तो जब आपको पता है कि पूरे देश में जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो हम उस पर टैक्सेस लगाते हैं, उस पर ड्यूटीज़ लगाते हैं तरह तरह की। पर ये जो ज्योग्राफिक लोकेशन होता है, मतलब सेज जो होता है, वहाँ पर हम किसी भी तरह का टैक्सेस, किसी भी तरह की ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं करते। मतलब इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस, ऑल ड्यूटीज़ इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। Another definition क्या हम कह सकते हैं कि सेज इज एन एरिया इन विच द बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि हर देश में बिजनेस लॉज होते हैं, ट्रेड लॉज होते हैं, मतलब व्यापार के अलग अलग नियम और कानून होते हैं। पर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो एक ऐसा ज्योग्राफिक लोकेशन जहाँ पर सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के काम किए जाते हैं। वहाँ पर पूरे देश में जो बिजनेस और ट्रेड लॉज चल रहे हैं, यहाँ पर वो बिजनेस लॉ, वो ट्रेड लॉ नहीं चलते हैं, ठीक है, वो अलग यहाँ पर नियम कानून होता है। Such units are self-contained, having their own infrastructure and support services. Goods and services coming into such from the DTA are treated as export from India. देखिए DTA क्या होता है? DTA आप पीछे आगे पेज पे देख सकते हैं। DTA मतलब होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और डोमेस्टिक टैरिफ जोन भी इसको कहते हैं, मतलब भारत के भीतर का एक क्षेत्र जो सेज से बाहर है। रेस्ट मतलब पूरे इंडिया में कहीं कहीं सेज होगा,
ठीक है। पर उन जगहों के अलावा जो जगह बच गई, जैसे मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत 143 सेज ऑलमोस्ट चल रहे हैं, तो उसके अलावा जो जगह बची, जो एरिया बचे, वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कांडला में सेज है, कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात के कांडला में सेज है। पर कांडला के अलावा जो गुजरात का हिस्सा हुआ वो क्या हो गया? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया हो गया। तो माना जाता है कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई भी गुड्स और सर्विसेज सेज में आ रहे हैं तो ये माना जाता है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह गुड एंड सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द सेज टू द डीटीए आर ट्रीटेड एज इंपोर्ट्स इन इंडिया। सोचिए कितना बड़ा ये पॉइंट है कि इंडिया में ही ये सेज का एरिया है, जैसे कांडला है और सेंटा क्रूज है और फिर उसके बाद फाल्टा है, ये सारे सेज हैं, अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। तो इनके यहाँ अगर कुछ प्रोडक्शन होगा और वो डीटीए में आएगा, मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आएगा, मतलब उस सेज के अलावा दूसरे अन्य क्षेत्रों में आएगा, तो उसको कहा जाता है कि इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है। मतलब अपने ही सेज से कोई चीज़ अगर रेस्ट ऑफ पार्ट में आती है तो उसको कहा जाता है कि इंपोर्ट हो रही है। और इंडिया में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है और वो सेज में जा रहा है तो कहा जाता है कि इंडिया से वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट है सेज का। तो सेज का आप डेफिनेशन कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि ये थिंकर सेज का डेफिनेशन दिए, ऐसा नहीं है। सेज को स्पेशली आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे। और अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेज एंड वर्ल्ड। सेज एंड वर्ल्ड के अंदर अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर सेज इस्टेब्लिश हुआ है। देखिए आप, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना में सेज है। ईरान, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, नॉर्थ कोरिया में अटेम्प्ट किया गया था पर फेल हो गया सेज। फिर पेरू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिकन कंट्री है। पेरू का प्लेस है पूनो में भी इस तरह के ज्योग्राफिकल लोकेशन को ओपन किया गया और नाम वहाँ पर दिया गया जोना इकोनॉमिका। ठीक है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सेज ओपन है, वर्क कर रहा है, पर वहाँ पर इसको अर्बन एंटरप्राइजेस जोन के नाम से बुलाया जाता है। तो आपने देखा कि किन किन जगहों पे सेज चल रहे हैं, चाइना में, ईरान में, जॉर्डन में, पोलैंड में, कजाकिस्तान में, फिलीपींस में, रशिया में, नॉर्थ कोरिया, अब इवन दुबई वगैरह में भी है सेज इस्टेब्लिश्ड हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहला सेज जो है वो प्यूर्टो रिको में ओपन हुआ। प्यूर्टो रिको का आप अगर लोकेशन देख रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका के बगल में, आप एटलस उठा करके देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका के बगल में अटलांटिक ओशन में ही कैरेबियन आइलैंड्स हैं। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। आप अगर मैं नाम लूँगी तो हो सकता है आपको रिकॉल हो जाए, जिसमें हैती है, डोमिनियन रिपब्लिक है और फिर वेस्ट इंडीज़ है, और ये सब छोटे छोटे है। उसी में एक आइलैंड है प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको में इसका कैपिटल जो है वो सेंट जॉन है। तो प्यूर्टो रिको में 1947 में सबसे पहले सेज इस्टेब्लिश हुआ। वो एक इंडस्ट्रियल पार्क के नेम से इस्टेब्लिश हुआ, इंडस्ट्रियल पार्क नाम दिया गया। वो ऐसा पार्क जहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप होगी और प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा। और यहाँ पर यूएस मेन लैंड से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया, क्योंकि बगल में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मेन लैंड था और वो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहा है शुरू से। तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्यूर्टो रिको में इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया गया। और फिर 1960s में आयरलैंड एंड ताइवान में, इन दो जगहों पे, आयरलैंड आप जान रहे हैं कहाँ पर है, यूरोप में है, और ताइवान, ठीक है, ताइवान एशियन कंट्री है। तो इन दो जगहों पे सेज इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद से 1980s में चाइना में सेज इस्टेब्लिश हुआ, शेनज़ेन। ठीक है, शेनज़ेन जगह का नाम है चाइना में, वहाँ पर सेज की शुरुआत हुई।
अब अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ सेज इन इंडिया, भारत में सेज का क्या इतिहास रहा है, तो भारत में सेज की स्थापना 1965 में ही हो गई, पर उसका नाम सेज नहीं था, उसका नाम था EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। EPZ का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो सेज के नाम से नहीं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से 1965 में गुजरात के कांडला में पहला सेज एस्टेब्लिश्ड हुआ। और जब कांडला में सेज सक्सेसफुल हुआ तो आगे चल करके 80s के दौर में 7 और EPZ इस्टेब्लिश किए गए। बॉम्बे, नोएडा, सूरत, मद्रास, फेल्टा, विशाखापट्टनम एंड कोचीन में अलग अलग जगहों पे 7 और सेज इस्टेब्लिश किए गए। बट 2000 में एक रिवॉल्यूशन आता है हमारे देश में। आप जानते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है, और उस दौर में जो हमारे यहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर थे मुरली सोन मारन, वो साउथ प्रोविंस ऑफ चाइना के साउथ प्रोविंस में एक टूर पे जाते हैं, और जब वो वहाँ से लौट के आते हैं तो सेज में वो एग्जिम पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, ये पूरा इकोनॉमिक्स का मैटर है कि एग्जिम पॉलिसी क्या होती है। हम लोग सोशियोलॉजी में सेज को पढ़ें तो इतना ही इतिहास जानना हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते तो सेज पे लंबा इतिहास है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, लंबा इतिहास है, कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसको डिटेल में पढ़ना होगा, पर मैं सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता रही हूँ। तो ऑलमोस्ट जब वो रिटर्न होते हैं 2000 में, तो उन्होंने एग्जिम पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और फिर ऑलमोस्ट 5 इयर्स बाद, ठीक है, 5 साल बाद सेज एक्ट आता है, सेज एक्ट 2005, और फिर ये इंट्रोड्यूस होता है। और इस एक्ट के बाद से 2006 में सेज के रूल्स इंडिया में फॉर्मुलेट कर दिए जाते हैं। तो यही इतिहास है सेज का भारत में। 1965 से शुरू करते हैं और हम 2006 तक आते हैं, और उसके बाद फिर तो जो सिलसिला शुरू हुआ उसी समय का वो आगे बढ़ता गया, और बहुत सारे सेज आज वर्किंग कंडीशन में हैं हमारे कंट्री में। पर इसी समय हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों के सेज में क्या डिफरेंस है। देखिए, इंडिया जो सेज का सिस्टम फॉलो करता है वो पूरा चाइना बेस्ड होता है। सेम चाइना मॉडल को ही हमने अडॉप्ट किया है। इस चाइना मॉडल को अडॉप्ट करते हुए भी दोनों के सेज में, मतलब इंडिया के और चाइना के सेज में डिफरेंसेस क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डिफरेंस है कि चाइनीज सेज आर मोस्टली पब्लिक फंडेड। ठीक है, जो चाइना में सेज चल रहे हैं वो पब्लिक फंडेड हैं, एंड दस पब्लिक फंडेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज प्राइमरीली शोल्डर्ड बाय गवर्नमेंट। जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार के हाथों में होगी, क्योंकि पब्लिक फंडेड है, पब्लिक का पैसा उसमें लगा है। बट इंडियन मॉडल में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है। यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट किया गया है, उन्हीं को आगे चांस दिया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। पहला डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, पर दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं साइज़ का। तो चाइना में ज़्यादातर जो सेज हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ऑलमोस्ट 1000 हेक्टेयर से ऊपर ही साइज़ हैं इनके। और इंडिया में जो सबसे बड़ा सेज भी है, सबसे बड़ा सेज है सीप्स, वो सेंटा क्रूज जो मुंबई में है, वो सबसे लार्जेस्ट सेज है। वो भी इनके मतलब थर्ड पार्ट के ही बराबर है, छोटे। तो इंडिया के और चाइना के सेज में साइज में डिफरेंस है, और दूसरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाली बात जो मैंने बताई। अब इंडिया में जो 7 मेजर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसको मैंने पीछे बताया, उसको यहाँ पर एक हम लोग
ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और किस स्टेट में है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। तो 1965 में कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना जो कि गुजरात में है। उसके बाद से 1975 में सीप्स बनता है। सीप्स का फुल फॉर्म है सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि मुंबई में है। मुंबई मतलब कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद से ये तो पहला हो गया 1965 का और दूसरा हो गया 1975 का। फिर 4 सेज 1986 में ही इस्टेब्लिश होते हैं, जिसमें कोचीन केरला, मैड्रास तमिलनाडु, फाल्टा वेस्ट बंगाल में और नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उत्तर प्रदेश में। और फिर 1994 में जो सेज बनता है वो बनता है विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें आप जान लीजिए कि सबसे बिगेस्ट जो है वो सीप्स है, जो कि 625 एकर्स में है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कोचीन है, जो कि 103 एकर्स में है। इसी तरह गुजरात में सूरत, वहाँ पर भी एक सेज है, वो भी 103 एकर्स में। तो ये जो मैंने बॉक्स में बनाया उसमें मैंने 7 मेजर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताए हैं, और एक नीचे लास्ट में जो लिखा है सूरत, वहाँ भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो टुडे दे आर अप्रॉक्स, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, वर्ल्ड की, तो ऑलमोस्ट पूरे विश्व में लगभग 3000 सेज रन कर रहे हैं 120 देशों में। तो ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ में सेज चल रहा है। आगे मैं चल के आपको डेटा दे दूंगी कि इंडिया में क्या पोजीशन है। अब इंडिया में सेज के अप्रूवल मैकेनिज्म पे देखा जाए, थोड़ा ये भी हमें जानना है कि सेज का अप्रूव कैसे होता है, मतलब कैसे प्रोसीजर्स हैं कि सेज ओपन होता है और स्टार्ट होता है। तो सेज अप्रूवल मैकेनिज्म इज सिंगल विंडो प्रोसेस, इसको हम सिंगल विंडो प्रोसेस कहते हैं। जो डेवलपर होता है, मतलब जो सेज डेवलप करने वाला होता है, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो जो डेवलपर्स होता है वो जो अपने प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब एसजी को, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। 2 तरीके होते हैं, वो या तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है और एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल होता है BOA। तो वो या तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है और स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड करती है बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, या वो डायरेक्टली भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल को सबमिट कर सकता है। तो दोनों तरीके हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल को वो फॉरवर्ड करेगा। ये भी एक तरीका है कि जो डेवलपर्स होता है या जो एप्लीकेंट होता है वो अपने प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करे और स्टेट गवर्नमेंट उसे बोर्ड ऑफ अप्रूवल को फॉरवर्ड करे। अदरवाइज वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ अप्रूवल को भी सबमिट करता है। और जो बोर्ड होता है, जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल बना है, वो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। उसको केंद्रीय सरकार गठित करती है और वो 19 मेंबर बोर्ड होता है जो कि डिसीजन लेता है, मतलब 19 सदस्यीय वो बोर्ड्स होता है। और इस बोर्ड के जो चेयर पर्सन होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इस बोर्ड के चेयर होते हैं। The board is chaired by the secretary of the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry। तो याद रखिएगा कि सेज किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये अच्छे से याद रखिएगा, IAS में ये क्वेश्चन प्री में कभी भी पूछा जा सकता है। Once the board of approval give its approval and the central government notifies the area of the sedge, और जैसे ही बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपना अप्रूवल दे देता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया को सेज के रूप में डिक्लेयर करती है। तो ये तरीका होता है सेज अप्रूवल मैकेनिज्म।
अब हमें ये जानना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेज क्या है, सेज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेंगे तो इसके कंसेप्ट को आप और क्लियरली समझ जाएंगे। तो मेनली जो इसके ऑब्जेक्ट हैं, जो एकदम मोटी मोटा ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, मेनली इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड अर्निंग फॉरेन करेंसी फॉर द कंट्री। पहले तो सबसे बड़ा है कि हम अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करें, मतलब जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरे देशों में जाए, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़े, और साथ में हमारे देश में FDI इंक्रीज हो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ आके हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, उसको बढ़ाने का लक्ष्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये सारे उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, की जो और अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं उसको हम आगे बढ़ाए। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ कि जो हमारे यहाँ के गुड और सर्विसेज हैं, मतलब जो वस्तु है और सेवा है, उसके एक्सपोर्ट को हम बढ़ाए। मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना मेन मोटो होता है सेज का। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, जो फॉरेन के सोर्सेज हैं और जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, उन दोनों के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि सेज अगर इस्टेब्लिश होगा तो पता नहीं कई हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज सेटअप होगा। इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप होते हैं, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट, कि अलग अलग देशों में कौन कौन से बेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं उसको भी उस पर्टिकुलर सेज में इंट्रोड्यूस करना। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं सेज के। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट था, उसको आप अच्छे से देखिए। When we are talking about the silent feature of sedge, कि what are the important features of sedge, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम important features देखें तो geographically demarcated region that has economic laws that are more liberal than countries typical economic laws। आपको मैंने बताया कि पूरी कंट्री में जो इकोनॉमिक या बिजनेस या ट्रेड लॉज और रूल्स चल रहे हैं उससे हट करके यहाँ पर ट्रेड लॉज, बिजनेस लॉज या इकोनॉमिक लॉज होते हैं। तो हट के मतलब कि लिबरल होते हैं, यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत सारे रूल्स और लॉज में, क्योंकि पहली तो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताई कि ये टैक्स फ्री, ड्यूटीज़ फ्री जोन होते हैं। और साइलेंट फीचर्स क्या है कि जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर और अलग आर्थिक गतिविधियाँ का वो प्रोडक्शन होता है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रमोशन देने का कार्य होता है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज के और डोमेस्टिक सोर्सेज को प्रमोशन दिया जाता है कि किस तरह से हम घरेलू और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है हम उसको बढ़ा सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी बढ़ती है। तो आप ऑब्जेक्टिव और साइलेंट फीचर्स में ऑलमोस्ट सारे यही सारे पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे। तो इतना मान लीजिए कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने वाले और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनता है तो हर के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इसी तरह सेज के भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम देखते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम देखते हैं उसको कई पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले टू नेशन, राष्ट्र के लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो मैंने इसको अलग अलग पॉइंट में डिस्क्राइब नहीं किया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखा है।
और इतना डिस्क्राइब आप 2-2 3-3 लाइन में, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला कि राष्ट्र में, हमारे देश के अंतर्गत कोई एक ऐसा क्षेत्र विकसित होगा जहाँ पर वर्ल्ड क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट मौजूद होगा, कि विश्व में जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है उन सारी टेक्नोलॉजी को उस पर्टिकुलर जगह पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, कि विदेशी निवेश हमारे यहाँ बढ़ेंगे। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो आर्थिक विकास है वो बढ़ती जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार के और अवसर मिलेंगे। और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी बढ़ेगी, ठीक है। और एक्सपोजर भी मिलेगा, कि जो राष्ट्र की, हर देश की अपनी अपनी कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, उसको भी एक्सपोजर मिलेगा और दूसरी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का मौका भी मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टू बिजनेस, व्यापार में किस तरह से सेज की पॉजिटिविटी है। तो पहला तो हैसल फ्री ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जो बहुत हौच पौच वाली स्थिति होती है उससे फ्री, हर कुछ वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट, तो इस वजह से बिजनेस बढ़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, मतलब बहुत सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ से चूँकि फ्री होता है तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है। टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं, जैसे देश में बहुत सारे टैक्स होते हैं, वैट होता है, CST होता है, ST होता है, इन सारे टैक्स से एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलती है। और 100% प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट अर्निंग, और एक्सपोर्ट अर्निंग से 100% प्रॉफिट्स होती है। अब लोगों के लिए किस तरह से ये पॉजिटिव है सेज, तो सबसे पहले अगर इंडिविजुअल और पीपल की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इम्प्रूव होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो लाइफ स्टाइल बदलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता है। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंबाइंड विद सोशल फैसिलिटीज़, बिजनेस तो हो ही रहा है, प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, साथ में सोशल फैसिलिटीज़ बहुत मिलती हैं। बेटर वर्क कल्चर, गुड एजुकेशन, लीडरशिप विजन, ये सारी चीज़, गुड एजुकेशन, बेटर वर्क कल्चर किस तरह से, कि जब सेज में अब आप देखिए कि इतने बड़े बड़े एकड़ में अगर कोई चीज़ें खुल रही हैं तो इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया भी होता है, और रिक्रिएशन के लिए, मतलब मनोरंजन के लिए बहुत सारे संसाधन होते हैं, मतलब मॉल भी होता है, सिनेमा हाउसेस भी होता है, बड़े बड़े पार्क भी होते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका जो स्कूल सिस्टम होता है वो भी वर्ल्ड क्लास होता है, ताकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल सके। फिर इसके बाद से अगर हम देखें निगेटिव इम्पैक्ट्स, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो निगेटिव इम्पैक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं टू पीपल, पहले लोगों में देखते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो ग्रैबिंग ऑफ फर्टाइल लैंड, दिस इज द मोस्ट निगेटिव पार्ट ऑफ सेज, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। आज भी हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और हमारे, जब आप खुद देखिए कि इतने बड़े बड़े एकड़ में अगर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो रहे हैं तो कहाँ से वो ज़मीनें आएंगी, वो ज़मीन एग्रीकल्चर की ही तो ज़मीन को ले करके ये सारी चीज़ें ओपन होंगी, तो जो हमारा फर्टाइल लैंड है वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रहा है। वाटर स्कार्सिटी आ रही है, क्योंकि उन सारी जगहों पे वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको रन करने के लिए वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा मजबूत चाहिए, और वाटर की कमी होती है। उसी तरह फूड स्कार्सिटी है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, और लैंडलेस फार्मर हैं। ये सारा आप पीपल के कंटेक्स्ट में निगेटिव पॉइंट देखेंगे। लैंडलेस फार्मर मतलब कि अब जिनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है वो किसान अब क्या करे, एक बार मुआवजा तो मिल गया पर उसके बाद वो क्या करे, इस तरह से श्रमिकों का भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब हम अपने पर्यावरण की तरफ से सोचें तो देखा जाता है कि मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है,
पल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जिसको हम कह सकते हैं वो हो रहा है। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के कंसर्न में। एक बात ये भी कही जाती है कि अगर हम डेवलपमेंट करें तो हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं से सफ़र करता है, और अगर हम इन्वायरमेंट पे कंसर्न्ड हो तो हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से सफ़र करता है। दोनों को बैलेंस लेकर के चलना, दैट इज़ द मोस्ट टफेस्ट टास्क। अब हम अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग निगेटिव देखें तो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, नो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत वेल प्लानिंग नहीं की जा रही है। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं। अब करंट नॉलेज क्या मैं देना चाहूँगी, मैं ये करंट नॉलेज देना चाहूँगी, ये आपके IAS के प्री में या आप सिविल में UPPCS या अदर स्टेट के दे रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन उठ जाए, क्योंकि रिसेंटली मतलब दिसंबर 2019 की मैं बात कर रही हूँ, 1 साल की ऑलमोस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पहले ही मैंने कहा कि सेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के उसमें आता है। तो उसने अभी रिसेंटली त्रिपुरा में फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन करने की बात की है। तो जब भी पूछा जाएगा कि किस स्टेट की बात हो रही है तो त्रिपुरा की बात हो रही है। और ये कौन इसको डेवलप करेगा, तो इट इज़ डेवलप्ड बाय त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, TIDC लिमिटेड द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। किस लिए? फॉर द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रबर, टेक्सटाइल, अपरेल, बैम्बू एंड एग्री फूड प्रोसेसिंग। और क्यों इसको मतलब त्रिपुरा में ही इस्टेब्लिश करने की क्यों बात हो रही है, क्योंकि उसी से सटे बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के चिटगोंग जो पोर्ट है वो चूँकि बहुत पास है, इस वजह से हमारा वहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सबको आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का चांसेस मिल सकता है। एक चीज़ मैंने और यहाँ पर लिखी है बाबा कल्याणी रिपोर्ट के बारे में। तो बाबा कल्याणी रिपोर्ट क्या है, तो फिर आप याद रखिएगा कि बाबा कल्याणी रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बाबा कल्याणी रिपोर्ट जो है वो बाबा कल्याणी कमेटी डेवलप की गई थी ताकि वो सेज पॉलिसी के चीज़ों को इवैल्यूएट करे और ये देखे कि क्या ये WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटेबल है या नहीं है। तो बाबा कल्याणी कमेटी टू इवैल्यूएट द सेज पॉलिसी एंड मेक इट WTO कंपेटेबल, ये जून 2018 में बाबा कल्याणी की रिपोर्ट आई। तो याद बस इतना रखना है कि बाबा कल्याणी रिपोर्ट अगर पूछा जाए तो वो सेज से रिलेटेड है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि सेज से रिलेटेड कौन कौन से कमिटीज़ हैं। तो याद रखिएगा कि बाबा कल्याणी कमेटी जो है वो सेज से रिलेटेड है। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेज कितने अप्रूव्ड हैं, कितने वर्किंग हैं, इसका भी एक शॉर्ट डेटा मैंने यहाँ पर दिया है कि इंडिया में प्रेजेंटली कितने अप्रूव्ड सेज हैं, कितने सेज वर्किंग में हैं। और ऑलरेडी मैंने पीछे ये बता दिया है कि जो 7 मेजर सेज इंडिया में है, ऐसे तो बहुत सारे वर्किंग हैं, आप इसका डेटा यहाँ पर देख रहे हैं, पर 7 मेजर सेज इंडिया में वर्क कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने इस टॉपिक को जाना, समझा, इसके कंसेप्ट को देखा, साइलेंट फीचर्स को देखा, ऑब्जेक्टिव को देखा, वर्ल्ड में, इंडिया में कहाँ कहाँ सेज रन कर रहे हैं उसको देखा और समझा, और साथ में ये सोर्सेज भी दिए गए हैं, इन सोर्सेज को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और अब मैं दोबारा से आपके साथ ज़रूर आऊँगी, आपके समक्ष ज़रूर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं से एनहांस करेगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को ढेर सारा प्यार देती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बाय बाय करती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।